हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रतिष्ठा हिंदी ज्ञानधारा में। तो आप सभी कैसे हैं? आशा करती हूँ अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई में लगे ही होंगे। देखिए, पढ़ाई एग्ज़ाम को लेके बहुत सी अफवाहें उड़ रही हैं इस समय कि कोई कह रहा है कि एग्ज़ाम नहीं होगा, कोई कह रहा है कि होगा। तो देखिए, आप उन सब पे ध्यान ना दीजिए। अभी तो पूरे चांसेस हैं कि एग्ज़ाम होगा, तो आप जो है सारी बातों को साइड में रखिए और अपनी पढ़ाई पे फोकस करिए, क्योंकि टाइम बहुत कम बचा है। ज़्यादा से ज़्यादा 20 दिन बचा है, उससे ज़्यादा टाइम नहीं है। तो 20 दिन में अब आपको कुछ अलग से नहीं पढ़ना है। जो बुक आपके पास है, आप जितना आपने पढ़ाई की है ना, बस उसी चीज़ को आप 2 से 3 बार बस रिवीजन कीजिए, ताकि जो टॉपिक आपका तैयार है वो और अच्छे से तैयार हो जाए। कुछ अलग से मत पढ़िएगा, क्योंकि अलग से अगर कोई बुक उठाते हैं आप पढ़ने के लिए तो केवल आप भ्रमित होंगे, बल्कि आपकी तैयारी नहीं हो पाएगी। और अगर कोई आपको 10 तरह से, कोई इधर से उधर से कुछ भी कह रहा है, तो जितनी आपकी तैयारी है बस आप उसी तैयारी को और अच्छी करिए। ये नहीं है कि आप कोई जाके मार्केट से कोई सीरीज़ लेके आइए। हाँ, अगर आपको लेना है तो मार्केट से आप जाके जो है वो प्रैक्टिस सेट ले सकते हैं। वहाँ से आप डेली आप जो है सुबह में शाम में 2-2 प्रैक्टिस सेट लगाइए। प्रैक्टिस सेट लगाइए और अपने नंबर को देखिए कि आप कितना नंबर पा रहे हैं। ये चीज़ आप कर सकते हैं। बट अब जो समय हमारे पास बचा है, उस समय में हम कोई नई तैयारी नहीं कर सकते। जितना आपने पढ़ा है बस आप उसी पे फोकस कीजिए। तो चलिए, और इस समय हम जो है काव्यशास्त्र को देख रहे हैं। तो काव्यशास्त्र में पाश्चात्य काव्यशास्त्र को लिए हैं और एग्ज़ाम की घड़ी है, इसको ध्यान में रखते हुए मैंने काव्यशास्त्र का टॉपिक उठाया है, क्योंकि काव्यशास्त्र जल्दी लोगों को याद होता नहीं है। तो इसलिए मैंने सोचा कि अगर एग्ज़ाम के टाइम पे काव्यशास्त्र पढ़ा जाए तो वो थोड़े दिन तक दिमाग में बना ही रहेगा। तो पाश्चात्य काव्यशास्त्र हमने कल देखा है, आज उसकी जो है अगली क्लास होने जा रही है। तो चलिए, क्लास की शुरुआत करने से पहले मैं कह देती हूँ, अगर आप में से कोई मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम जुड़ा है तो प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा, पूरा देखिएगा। अगर पसंद आती है तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं, बने रहिएगा शुरू से अंत तक। इसमें देखिए, पहला पॉइंट यहाँ पे दिया है, प्लेटो ने काव्य और दर्शन से विरोध माना है तथा दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। प्लेटो ने काव्य, यहाँ पे को होगा, यहाँ पे गलत छप गया है और लिखा है। कहते हैं कि प्लेटो ने काव्य को दर्शन से विरोध माना है, और आगे कहते हैं दर्शन को काव्य से श्रेष्ठ बताया है। तो कह सकते हैं जो प्लेटो हैं, इन्होंने श्रेष्ठ किसको बताया है? इन्होंने दर्शन को जो है श्रेष्ठ बताया है। किसने? प्लेटो ने। ये प्रश्न बन सकता है कि दर्शन को श्रेष्ठ किसने माना? तो प्लेटो ने जो है दर्शन को श्रेष्ठ माना है। अगला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार काव्य इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ, क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। यहाँ पे देखिए, अरस्तु कहते हैं, अरस्तु के अनुसार जो है काव्य वो इतिहास और दर्शन से श्रेष्ठ है। इन्होंने काव्य को श्रेष्ठ बताया। किसने? अरस्तु ने। और प्लेटो ने किसको श्रेष्ठ बताया? तो प्लेटो ने दर्शन को श्रेष्ठ बताया है। दोनों में ध्यान रखिएगा, प्लेटो ने दर्शन को श्रेष्ठ कहा है और अरस्तु ने जो है काव्य को श्रेष्ठ कहा है। क्यों? क्योंकि काव्य सामान्यता की सिद्धि करता है। अगला पॉइंट है, अरस्तु ने कितने प्रकार के कथानकों का उल्लेख किया है? देखिए, इन्होंने दुखांतक के 6 अंग माने हैं, जिनमें से पहला था कथानक, और कथानक को जो है इन्होंने प्रमुख तत्व के रूप में स्वीकार किया है। तो कहते हैं कि अब अरस्तु जो है वो बताते हैं कि कथानक, उन्होंने जो है कथानक के कितने प्रकार बताए हैं, क्योंकि प्रमुख तत्व कथानक को ही माना है। तो कथानक के कितने प्रकार इन्होंने बताए, ये भी जानना जरूरी है। तो इन्होंने 3 प्रकार के कथानक बताए। एक है ऐतिहासिक, दूसरा है काल्पनिक और तीसरा है अनुश्रुतिक। जो इतिहास पे घटित होता है, एक वो कथानक हो गया। जो कल्पनाओं में लोग बनाते रहते हैं, वो कथानक हो गया। एक होता है जो लोगों के द्वारा सुनी जाती हैं, वो हो गया अनुश्रुतिक कथानक। तो ये 3 प्रकार के कथानक किसने बताए? तो ये बताया है अरस्तु ने। आगे बात करें, प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है। जो प्लेटो हैं, इन्होंने देखिए, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने दर्शन को श्रेष्ठ बताया था, और यहाँ पे कवि की बात करें तो कवि को इन्होंने अनुकर्ता माना है। जबकि अरस्तु ने क्या किया है? अरस्तु ने कवि को निर्माता कहा है। अरस्तु ने क्या कहा है? अरस्तु ने जो है कवि को निर्माता कहा है। और अरस्तु ने जो है
काव्य को जो है श्रेष्ठ बताया है। दोनों बातों को ध्यान रखिएगा। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा है। अरस्तु के अनुसार दुखांतक की आत्मा क्या है? वो है कथानक, क्योंकि इन्होंने दुखांतक के जो 6 अंग माने थे उसमें कथानक को सबसे प्रमुख स्थान दिया था, तो वही उसकी आत्मा हो गई। सिंपल सा याद भी रख सकते हैं। अगला पॉइंट है, अरस्तु के अनुसार चरित्र के 4 आवश्यक तत्व हैं। वो कौन कौन से हैं? चरित्र, देखिए दुखांतक का जो दूसरा भाग था, दूसरा अंग था, वो था चरित्र। तो इन्होंने चरित्र के 4 आवश्यक तत्व बताए। अच्छाई, औचित्य, यथार्थ और सुसंगति, ये 4 जो है चरित्र के आवश्यक तत्व हैं। हमने कथानक के जो है अरस्तु ने कथानक के 3 अंग बताए हैं, और चरित्र की बात करें तो चरित्र के 4, चा से चरित्र, चा से 4, याद रखिएगा। आगे है, अरस्तु ने काव्य का सर्वोत्तम रूप किसे माना है? तो काव्य का सर्वोत्तम रूप इन्होंने किसको माना है? दुखांतक को माना है, ये भी याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है, सर्वप्रथम किसने उपयोगी कला और ललित कला का भेद स्पष्ट किया तथा ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की? किसकी? ललित कला की पृथक सत्ता एवं स्वायत्तता घोषित की। ये किसने किया? ये अरस्तु ने किया। प्रश्न यहाँ से बन सकता है कि सर्वप्रथम किसने जो है जो उपयोगी कला और ललित कला है इसमें भेद स्पष्ट किया था और ललित कला को जो है एक पृथक सत्ता स्थापित की थी, तो ये थे अरस्तु। ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, अनुकरण वस्तु का उन्नत रूपांतरण है। यह मत किसका है? तो यह मत है अरस्तु का। अगला है, अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं। अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के 3 विषय हैं। पहला है चरित्र, जिसे हम कहते हैं एथोस, दूसरा है भाव, पाथोस, और तीसरा है कार्य व्यापार, प्रॉक्सिस। आगे कहते हैं, कार्य व्यापार शब्द द्वारा इन तीनों का बोध हो जाता है। कार्य व्यापार यानी कि प्रॉक्सिस के द्वारा इन तीनों का बोध हो जाता है। तो अरस्तु के अनुसार सौंदर्यात्मक अनुकरण के कितने विषय बताए गए? 3 विषय बताए गए हैं, चरित्र, भाव, कार्य व्यापार, यानी कि एथोस, पाथोस और प्रॉक्सिस। अगला पॉइंट है, कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण के विषय हैं। ये किसका कथन है? तो ये अरस्तु का कथन है। आगे है, अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? ये आपका महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकता है। ये दोनों महत्वपूर्ण है। एक तो इसमें कथन पूछा है कि कार्य व्यापार में निरत मनुष्य अनुकरण का विषय है। देखिए, अनुकरण की जब बात होती है तो ये लाइन जो है प्लेटो के कथनों में ज्यादा मिलता है, लेकिन केवल अगर अनुकरण की बात होती है तो आपने देखा होगा ये अरस्तु के कथनों में ज्यादा मिल रहा है अभी तक जितना हमने पढ़ा। तो इससे भी आप थोड़ा सा इनको जो है ध्यान में रख सकते हैं, और अगर एग्जाम में ऐसे प्रश्नों से सामना हुआ तो आप आसानी से टिक भी कर सकते हैं। देखिए क्या होता है ना, हर चीज को हम रट नहीं सकते हैं, और आपको एग्जाम क्लियर करना है। एग्जाम क्लियर करना है तो हर चीज को रट नहीं सकते। कुछ चीजों को आपको क्या होता है, उन्हें थोड़ा सा ट्रिक या शब्दों की सहायता से बस आपको पकड़ना है कि इसमें ये लेखक होंगे, इसमें ये लेखक होंगे। आगे बढ़ते हैं, देखते हैं अनुकरण के लिए यूनानी में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है? तो वो है मिमेसिस। कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है अनुकरण के लिए यूनानी भाषा में? तो वो शब्द है मिमेसिस। आगे है, अरस्तु के अनुसार ललित कला मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके अस्थायी और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। ललित कला के बारे में इन्होंने ललित कला को स्वतंत्र सत्ता प्रदान की थी ना अरस्तु ने, तो कहते हैं कि जो ललित कला है ये मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके अस्थायी और सामान्य धर्मों को अभिव्यक्त करती है। ये कौन बताता है? ये अरस्तु कहते हैं। अरस्तु के अनुसार ये बात कही गई है ललित कला के विषय में कि ये जो है अपने मूल के अस्थायी और विशेष धर्मों को छोड़कर उसके अस्थायी और सामान्य धर्मों को स्वीकार करती है या अभिव्यक्त करती है। अगला पॉइंट है, कलाकृति ज्ञानेंद्रियों द्वारा प्रत्यक्षीकृत रूपों में मानव जीवन का अर्थात
चरित्र भाव और कार्य व्यापार का आदर्शकृत प्रतिरूपण है। यह किसके चिंतन का सार है? तो ये है अरस्तु। किसके चिंतन का सार यहाँ पे व्यक्त किया गया है? अरस्तु। अगला पॉइंट है अरस्तु और प्लेटो के काव्य संबंधी मान्यताओं में अंतर। अब हम देखते हैं, देखिए अंतर को तो जरूर पढ़िएगा कि किस में क्या अंतर है। यहाँ से इसे आप मत छोड़िएगा, ये याद रखिएगा, शायद यहाँ से आपको कथन के रूप में कोई भी सवाल आपसे पूछ सकता है या ऑप्शन के रूप में भी डाल सकता है कि इसमें से कौन सा इनके बारे में बात सही है। तो चलिए देखते हैं, पढ़ते हैं प्लेटो और अरस्तु के काव्य संबंधी मान्यताओं में क्या अंतर है। सबसे पहला अंतर है प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य है। तो कैसे याद किए थे? प्लेटो, प्लेट जब हम रखते हैं एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, तो वो परत बनती जाती है। तो कहते हैं कि प्लेटो के लिए केवल प्रत्यय जगत सत्य है, जबकि अरस्तु ने वस्तु जगत को भी सत्य माना। इन्होंने प्रत्यय को तो माना, पर प्रत्यय के साथ साथ इन्होंने वस्तु जगत को भी सत्य माना। पहला अंतर तो यही है। और प्लेटो ने केवल प्रत्यय जगत को ही सत्य माना और किसी को नहीं। अगला पॉइंट है प्लेटो की दृष्टि जो है वो आदर्श परक थी और अरस्तु की क्या थी? अरस्तु की यथार्थ परक थी। ध्यान रखिएगा, प्लेटो की जो दृष्टि थी वो आदर्श परक थी और अरस्तु की जो दृष्टि थी वो यथार्थ परक थी। अगला पॉइंट है प्लेटो ने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि अरस्तु ने उसे सत्य एवं सामान्य कहा है। अभी आपने पढ़ा है कि जो है यहाँ पे क्या करना है, प्लेटो ने काव्य को, इन्होंने क्या कहा? इन्होंने काव्य को असत्य एवं व्यक्तिनिष्ठ माना है, जबकि उसी जगह पे जो अरस्तु है उनके विषय में अभी हमने पढ़ा कि इन्होंने जो है उनके अस्थायी और सामान्य धर्मों को स्वीकार किया। तो अरस्तु ने क्या कहा? अरस्तु ने काव्य को सत्य एवं सामान्य कहा है। अरस्तु ही तो थे जिन्होंने काव्य को श्रेष्ठ बताया है और प्लेटो ने क्या बताया था? प्लेटो ने आदर्श को श्रेष्ठ बताया था, है ना। तो आप यहाँ से दो चीजें आप याद भी रख सकते हैं। देखिए यहाँ पे जैसे है प्लेटो ने आदर्श को श्रेष्ठ बताया और यहाँ पे कहा कि प्लेटो की दृष्टि जो थी वो आदर्श परक थी। इन्हें आप थोड़ा सा जोड़ेंगे अगर तो इस तरीके से याद रख सकते हैं। मानते हैं मेरी जो ट्रिक होती है थोड़ी सी ऊट पटांग होती है, बट अगर आप अच्छे से ध्यान रखें तो शायद ये चीज़ें आपके दिमाग में बैठी भी रहें। देखिए यहाँ पे लिखा है प्लेटो से आप प्लेट को कनेक्ट कीजिए। तो प्लेट, आप बताइए, जब हमारे पास प्लेट होगा तभी तो हमें खाना मिलेगा। तो प्लेट हमारे लिए आदर्श होता है। क्यों? क्योंकि प्लेट में ही हम खाना खाते हैं और उससे हमारा पेट भरता है। तो वो हमारे लिए आदर्श हुआ कि नहीं हुआ? थाली आपके लिए आदर्श हुई कि नहीं हुई? हुई ना। तो आप प्लेटों को बस इसी तरीके से अपने घरेलू जिंदगी से जोड़िएगा तो आपको चीज़ें कभी गड़बड़ नहीं होंगी, हमेशा याद रहेंगी, आपके दिमाग में बनी रहेंगी कि प्लेटों की जो दृष्टि थी वो आदर्श परक थी। क्योंकि प्लेट जो हमारे लिए होता है, क्योंकि प्लेट जो है उसमें हम भोजन लेते हैं, फिर भोजन करते हैं और भोजन जो है वो हमारे लिए आदर्श है। भाई अगर हम पेट ही नहीं भरेंगे तो हम क्या कर सकते हैं? तो हम उसको एक आदर्श की दृष्टि से देखते हैं। इस तरीके से याद रखिएगा। और आगे है प्लेटो के अनुसार महत्तम एवं सुंदरतम कार्य प्रकृति द्वारा होते हैं। प्लेटो के अनुसार क्या कहा गया? इनके अनुसार कहा गया कि महत्तम एवं सुंदरतम कार्य जो होते हैं वो प्रकृति द्वारा होते हैं और हीनतर लघुतर कला के द्वारा, और हीनतर लघुतर जो है ये कला के द्वारा। जबकि अरस्तु के अनुसार कला प्रकृति के अनिष्पादित एवं त्रुटिपूर्ण कार्यों को पूर्ण करती है, अतः कला प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। अतः अरस्तु क्या करते हैं? अरस्तु कहते हैं जो कला है वो प्रकृति से अधिक महत्वपूर्ण है। अरस्तु ने कला को श्रेष्ठ बताया। हमने अभी पढ़ा है इसके पहले भी कि अरस्तु ने जो है काव्य कला को श्रेष्ठ बताया है। तो यहाँ से आप इनको ध्यान रखिएगा। आगे है अगला पॉइंट, प्लेटो ने अनुकरण का संबंध वस्तु से जोड़ा। प्लेटो ने अनुकरण का संबंध किससे जोड़ा? तो इन्होंने अनुकरण का संबंध जो है वस्तु से जोड़ा। अरस्तु ने अनुकरण का संबंध कार्य व्यापार से जोड़ा। ये दोनों में बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है। और आगे कहते हैं
कि प्लेटो ने कवि को अनुकर्ता माना है जबकि अरस्तु ने उसे कर्ता कहा है। अभी हमने इसको इसी पॉइंट को पहले भी पढ़ा है कि प्लेटो जो है वो कवि को क्या मानते हैं, वो अनुकर्ता मानते हैं, और अरस्तु उन्हें क्या कहते हैं, अरस्तु उन्हें निर्माता कहते हैं, निर्माण करने वाला कहते हैं, कर्ता कहते हैं। तो इस तरीके से याद रखिएगा। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है। अभी हमने पढ़ा है कि अनुकरण के लिए यूनानी भाषा में कौन सा शब्द प्रयुक्त होता है, तो मिमेसिस होता है। यहाँ पर है यूनानी में विरेचन के लिए शब्द प्रयुक्त होता है, वो कौन सा शब्द है, कथार्सिस। कौन सा शब्द है, कथार्सिस शब्द है जो विरेचन के लिए प्रयुक्त होता है यूनानी भाषा में। अरस्तु के अनुसार काव्य का प्रयोजन है, क्या है, आनंद। लोंगिनुस जन्म से यूनानी थे। देखिए अब हमने प्लेटो और अरस्तु के विषय में पढ़ लिया, यहाँ से हम लोंजाइनस के विषय में पढ़ेंगे। तो कहते हैं कि जो लोंगिनुस थे ये जन्म से यूनानी थे, मतलब इनका जन्म यूनान में हुआ था और उनका समय ईसा की प्रथम या तृतीय शताब्दी में माना जाता है। देखिए जब कोई व्यक्ति लुंज टाइप का होता है तो अगर कोई बच्चा है उसके अंदर कोई कमी है तो जब वो छोटा है तो आपको नहीं पता चलेगा कि उसके अंदर कमी है, लेकिन जब वो 2-3 साल का हो जाता है तब अगर वो हरकतें नहीं करता है नॉर्मल बच्चों की तरह, तब हमको समझ में आता है कि लग रहा है इसके अंदर कोई दिक्कत है। जैसे कुछ बच्चे होते हैं बोल नहीं पाते हैं, मतलब कह सकते हैं कि 1 साल 2 साल में नहीं बोलते हैं, तो फिर उन्हें डॉक्टर के पास दिखाना रहता है। वैसे तो छोटे बच्चे उतना बोलते नहीं हैं, लेकिन जैसे जैसे वो बड़े होते वैसे वैसे माँ पापा बुआ कुछ तो बोलते हैं ना, लेकिन जब वो नहीं बोलते तो यानी कि कुछ कमी है, दिखाना पड़ता। तो हमें कब पता चलता है, ये चीज़ हमें जो है 1 से 3 साल के बीच में इन चीज़ों का एहसास होता है कि ये बच्चा जो है नॉर्मल बच्चा नहीं है, ये बच्चा जो है नॉर्मल बच्चा नहीं है, कुछ तो लुंज है इसमें, कुछ तो लुंज है। इस तरीके से आप याद रखिएगा लोंगिनुस का समय अगर कभी भूल जाते हैं। आगे है लोंगिनुस के ग्रंथ पेरिहुप्सुस। तो मैंने कहा था जो लुंज टाइप के लोग होते हैं वो केवल सुसुप्ते रहते हैं, तो याद रखिएगा लोंगिनुस का जो ग्रंथ है वो है पेरिहुप्सुस को। कहते हैं कि इसको सभी इतावली विद्वानों, इसको जो उनका ग्रंथ है पेरिहुप्सुस, इन्हें सभी इतालवी विद्वान सेबेर्तेल्लो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित किया था। क्या कह रहे हैं, जो लोंगिनुस का ग्रंथ है पेरिहिप्सुस, इसको जो है सभी इतालवी विद्वान सेबेर्तेल्लो ने 1554 ईस्वी में प्रकाशित किया था। इसका पहला अंग्रेजी ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन ने 1652 ईस्वी में किया था। इसका पहला अंग्रेजी जो है वो ऑफ द हाइट ऑफ एलोक्वेंस जॉन ने 1952 ईस्वी में किया था, ध्यान रखिएगा। अगला है लोंगिनुस का ग्रंथ पेरिहुप्सुस मूल किस शास्त्र से संबंधित है, ये महत्वपूर्ण है, प्रश्न यहाँ से उठा सकता है। अब लोंगिनुस का समय, दोनों ही महत्वपूर्ण है कि जो लोंगिनुस का ग्रंथ है वो पेरिहुप्सुस ये मूल रूप से किस शास्त्र से संबंधित है, तो ये संबंधित है भाषण शास्त्र से, भाषण शास्त्र से यानी कि रेटोरिक। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है आपके सामने पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में पोस्तुमियुस तिरोन्तियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित है। पत्र की भाषा यूनानी यानी कि ग्रीक है। ये जो पेरिहुप्सुस पत्र है, ये पेरिहुप्सुस पत्र के रूप में, मतलब कह सकते हैं ये एक पत्र है। ये जो ग्रंथ है इनका लोंगिनुस का, ये अगर देखा जाए तो ये मूल रूप से एक पत्र है, और ये पत्र के रूप में किसको जो है मतलब संबोधित किया गया है, ये जो है पोस्तुमियुस तिरोन्तियानुस नामक एक रोमी युवक को संबोधित किया गया है। नाम तो थोड़ा टफ है, याद नहीं हो पाएगा, पर आप ये याद रखिएगा कि एक रोमी युवक को संबोधित किया गया था। किसको संबोधित किया गया था, एक रोमी युवक को इस बुक को संबोधित किया गया था। और उसकी भाषा कैसी थी, भाषा महत्वपूर्ण है। इस पत्र की जो भाषा थी वो यूनानी यानी कि ग्रीक थी, क्योंकि ये यूनान के रहने वाले थे, जन्म से यूनानी व्यक्ति थे, तो इन्होंने अपना जो पत्र लिखा था वो यूनानी भाषा में लिखा था। आगे बढ़ते हैं,
लोंगिनुस के पूर्व किस विद्वान ने उद्दात को निरूपण किया था? तो ये किया था केकिलियुस ने। किसने किया था उद्दात का निरूपण? वो किया था केकिलियुस ने। अगला पॉइंट है, उद्दात अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य है। यह कथन किसका है? तो ये कथन है लोंगिनुस का। तो देखिएगा, उद्दात शब्द जो है वो लोंगिनुस के बाद, मतलब लोंगिनुस के कथनों में उद्दात शब्द का प्रयोग हुआ है। तो जहां भी उद्दास वगैरह दिखेगा वहां पे आप लोंगिनुस को ध्यान रखिएगा। अगला पॉइंट है, लोंगिनुस के अनुसार उद्दात का कार्य है, क्या है? सम्मोहन तथा लोकोत्तर आह्लाद। अगला पॉइंट है, लोंगिनुस ने उद्दात को सहज यानी कि नैसर्गिक और उत्पाद्य यानी कि व्युत्पत्ति दोनों माना है। ये जो काव्य हेतु हम लोग पढ़ते हैं ना, ये उसी के बारे में बता रहे हैं कि लोंगिनुस ने उद्दात को सहज यानी कि नैसर्गिक और उत्पाद्य यानी कि व्युत्पत्ति दोनों माना है। किसे? उद्दात को। अगला पॉइंट है, लोंगिनुस ने उद्दात के कितने अवरोध माने हैं? तो इन्होंने जो है कितने अवरोध माने हैं? 3 अवरोध माने हैं लोंगिनुस ने उद्दात के। देखिए यहाँ पे जो उद्दात शब्द आया है ये लोंगिनुस के कथनों में प्रयोग हुआ है, ध्यान रखिएगा। तो जो 3 शब्द इन्होंने माने हैं उद्दात के अवरोधक, वो है शब्दाडंबर, बालिशता और भावाडंबर। ये 3 जो है अवरोध माने गए हैं। लोंगिनुस के अनुसार उद्दात के कितने स्रोत हैं? तो 5 स्रोत बताए गए हैं। महान विचारों की उद्भावना की क्षमता, प्रबल तथा अंतः प्रेरित भाव। तीसरा है अलंकारों, विचारालंकार और शब्दालंकार का समुचित प्रयोग। और अगला है भव्य शब्द योजना। इसमें शब्द चयन, बिंब विधान तथा शैलीगत परिष्कार अंतर्भूत है। अगला पॉइंट है रचना की गरिमा और उत्कर्ष का समुचित प्रभाव। तो लोंगिनुस के अनुसार उद्दात के कितने स्रोत बताए गए? वो 5 स्रोत है। यही 5 स्रोत है। पांचों संख्या को ध्यान रखिएगा, इन्होंने कितने स्रोत बताए थे? तो 5 बताए थे। आगे है उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है। महत्वपूर्ण कथन है। और यहाँ पे उद्दात शब्द आया है तो मैं बार बार यही कह रही हूँ, उद्दात शब्द पे फोकस कीजिएगा। अगर उद्दात शब्द आएगा तो तुरंत आप समझिएगा लोंगिनुस ने ये जो कथन कहा गया है वो लोंगिनुस के द्वारा कहा गया है। तो उद्दात महान आत्मा की प्रतिध्वनि है, कथन किसका है? लोंगिनुस का है। अगला पॉइंट है अरस्तु के अनुसार करुणा और भय दुखांतक के लिए अनिवार्य है। देखिए यहाँ पे दुखांतक शब्द आया ना, तो दुखांतक शब्द हमने अरस्तु के शब्दों में पकड़े हैं। जबकि लोंगिनुस के अनुसार करुणा और भय शुद्ध भाव हैं और उद्दात को इन शुद्ध भावों से मुक्त होना चाहिए। यह अरस्तु और लोंगिनुस में मौलिक मतभेद है। देखिए यहाँ पे भी उद्दात शब्द आया, लोंगिनुस के शब्दों में उद्दात शब्द का प्रयोग हुआ और अरस्तु में दुखांतक शब्द का। आगे देखते हैं, अगला पॉइंट है लोंगिनुस के अनुसार उद्दात का लक्षण है अभिव्यंजना का अनिर्वचनीय प्रकर्ष और वैशिष्ट्य। लोंगिनुस के अनुसार काव्य का प्रयोजन है तो क्या है? आनंद है। अभी इसके विषय में हमने पढ़ा भी है। वहां पे क्या था? वहां पे हमने देखा था कि अरस्तु के अनुसार जो काव्य का प्रयोजन है वो क्या है? तो वो आनंद था। लोंगिनुस के अनुसार जो काव्य का प्रयोजन है ये भी आनंद है। तो बस लोगों ने अपने अपने अनुसार बताया क्या है काव्य का प्रयोजन? वो आनंद को बताया है। अगला पॉइंट है, और ये जो पॉइंट है इस पैराग्राफ को आप बहुत अच्छे से पढ़िएगा। जो ये पैराग्राफ मैं पढ़ने जा रही हूँ इसको बहुत अच्छे से और ध्यान से सुनिएगा, इसमें क्या कह रहा है। तो इसमें जो है सबसे पहले कहते हैं कि 1798 ईस्वी में 1798 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बैल्डस प्रकाशित हुआ था। ये दोनों लोगों की कविताओं का एक संग्रह है। कब प्रकाशित हुआ था? 1798 ईस्वी में लिरिकल बैल्डस नाम से प्रकाशित हुआ था। इस संस्करण की संक्षिप्त भूमिका एडवर्टिजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। अब देखिए ये जो संस्करण प्रकाशित हुआ था इसकी जो संक्षिप्त भूमिका लिखी गई थी वो एडवर्टिजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। 1800 ईस्वी में लिरिकल बैल्डस का दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ जिसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी।
पहले भी जो भूमिका लिखी गई थी प्रथम संस्करण की, वो एडवर्टिजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी, और दूसरी वाली जो संस्करण प्रकाशित हुआ इसकी भी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी, बट ये लंबी भूमिका थी। इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन किया गया। जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था उसके विषय में कहते हैं कि ये जो लंबी भूमिका थी उसको भी तो वर्ड्सवर्थ ने लिखा, लेकिन इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। ये प्रश्न बन सकता है, जो दूसरा संस्करण प्रकाशित हुआ था लिरिकल बेल्डस का, उसको जो है स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। आगे कहते हैं, यह भूमिका प्रीफेस टू लिरिक बेल्डस के नाम से प्रसिद्ध है। तो ये जो दूसरी वाली भूमिका लिखी गई है वो किस नाम से प्रसिद्ध है? वो प्रीफेस टू लिरिकल बेल्डस के नाम से प्रसिद्ध है। लिरिकल बेल्डस के 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। तो यहाँ पे 2 के बारे में बताया है, और फिर आगे कहते हैं कि इसके टोटल कितने संस्करण प्रकाशित हुए हैं, तो 4 संस्करण प्रकाशित हुए हैं। जो पहला आया था वो 1798 में आया, दूसरा 1800 में आया, तीसरा 1802 में आया, और जो चौथा संस्करण की बात की गई वो 1815 ईस्वी में आया। तो चारों का समय ध्यान रखिएगा। एक बार इसको फिर से पढ़ते हैं, यहाँ से प्रश्न बन सकते हैं। 17 लिखा है। 1798 ईस्वी में कोलरिज और वर्ड्सवर्थ की कविताओं का संग्रह लिरिकल बेल्डस प्रकाशित हुआ था। तो ये पहला आया था। फिर कहते हैं, इस संस्करण की जो संक्षिप्त भूमिका थी वो एडवर्टिजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी थी। ये क्लियर हो गया कि जो पहला संस्करण आया था उसकी जो संक्षिप्त भूमिका थी वो एडवर्टिजमेंट शीर्षक से वर्ड्सवर्थ ने लिखी। उसके बाद आता है 1800 ईस्वी में लिरिकल बेल्डस का दूसरा संस्करण, ये प्रकाशित होता है। इसकी लंबी भूमिका वर्ड्सवर्थ ने लिखी, और इस भूमिका में काव्य और काव्य भाषा पर वर्ड्सवर्थ की व्यक्तिगत मान्यताओं का प्रतिपादन है। आगे कहते हैं, इस भूमिका को स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। यानी कि जो इनकी दोनों लोगों की कविताओं का संग्रह है लिरिकल बेल्डस, इसका जो दूसरा संस्करण आया था उसे स्वच्छंदतावादी आंदोलन का घोषणा पत्र माना जाता है। आगे कहते हैं, यह भूमिका प्रीफेस टू लिरिकल बेल्डस के नाम से प्रसिद्ध है। और ये जो इसकी मतलब जो दूसरा संस्करण आया था इसकी जो भूमिका है वो प्रीफेस टू लिरिकल बेल्डस के नाम से प्रसिद्ध है, और जो पहली वाली थी वो एडवर्टिजमेंट शीर्षक से प्रसिद्ध हुई थी, इस नाम से प्रकाशित हुई थी। आगे कहते हैं, लिरिकल बेल्डस के 4 संस्करण प्रकाशित हैं। जो समय क्या है? 1798 ईस्वी, 1800, फिर 1802, फिर 1815 ईस्वी, ये समय है। तो आगे बढ़ते हैं, इसको हमने देख लिया। लिरिकल बेल्डस की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताओं का खंडन कॉलरिज ने अपनी पुस्तक में किया। अब देखिए, जो लिरिकल बेल्डस की भूमिका में अभिव्यक्त वर्ड्सवर्थ की मान्यताएं थी जो दूसरे संस्करण में प्रकाशित हुई थी, उनकी मान्यताओं का खंडन जो है कॉलरिज ने अपनी पुस्तक में किया। और अब उनकी पुस्तक का नाम क्या था कॉलरिज का? तो वो पुस्तक है बायोग्राफिया लिटरेरिया। वैसे तो इनकी कई ग्रंथ थे, लेकिन उन्होंने किस ग्रंथ में इसको जो है खंडित किया था? तो बायोग्राफिया लिटरेरिया में। तो जब हम कॉलेज जाते हैं तो द फ्रेंड यानी कि अपने दोस्तों से मिलते हैं, और दोस्तों से मिलकर बायो का ग्राफ लेकर जाते हैं। याद आया ट्रिक? तो वहाँ से हमने याद किया था बायोग्राफिया किसकी है? कॉलरिज की है। और इसका जो समय है वो 1817 ईस्वी है, इस ग्रंथ का समय। तो ये भी महत्वपूर्ण पॉइंट बनता है। आगे बढ़ते हैं, अगला पॉइंट है, काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, कथन किसका है? तो ये है विलियम वर्ड्सवर्थ का। काव्य प्रबल भावों का सहज उच्छलन है, विलियम वर्ड्सवर्थ का कथन है। बहुत ही महत्वपूर्ण कथन है, परीक्षा में यहाँ से प्रश्न आते हैं, कोई ये कथन पूछा भी गया है। अगला पॉइंट है, लिरिकल बेल्डस किसकी कविताओं का संकलन है? तो अभी हमने ऊपर पढ़ा है, ये वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज। देखिए, वर्ड्सवर्थ और कॉलरिज दोनों की कविताओं का संकलन है लिरिकल बेल्डस,
लेकिन जब इन्होंने दूसरे संस्करण में अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को का प्रतिपादन किया तो इसका जो है खंडन कर दिया कॉलरिज ने। इसको आप आसानी से याद रख सकते हैं। जैसे दो मित्र हैं, दोनों मित्रों ने मिलकर सहयोग में एक कोई ग्रंथ कोई पुस्तक निकाला, ठीक है। फिर उस पुस्तक का पहला संस्करण जो है उसको एक फ्रेंड ने उसको बहुत अच्छे से लिखा, उसकी भूमिका को। फिर दूसरा संस्करण जब निकाला गया तो उसमें इन्होंने अपनी कुछ स्पेशल क्वालिटीज उसमें डाल दी गई, अपने इनके द्वारा जो इनकी व्यक्तिगत मान्यताएं थी उसको उसमें डाल दी गई। तो जब दूसरे वाले संस्करण में इन्होंने डाल दी, पहले में तो कुछ नहीं किया, दूसरे में डाला, तो जो पहला वाला मित्र था, क्योंकि दोनों के संग्रह से वो पुस्तक प्रकाशित हुई थी, तो उनको बुरा लगेगा ना, है कि नहीं। नॉर्मल सी बात है, आप अपने घर में भी इस चीज को देख सकते हैं। तो जो पहले वाले थे वो क्या करते हैं, वो उनकी उसी चीज का खंडन कर देते हैं। क्यों इन्होंने अपनी निजी चीज को इसमें डाला, अपनी व्यक्तिगत मान्यताओं को क्यों इसमें डाला। इस तरीके से थोड़ा सा आप ध्यान रखेंगे तो आपको कभी चीजों में मतलब वो गड़बड़ नहीं लगेगी, बहुत अच्छे से आप याद रख सकते हैं। एक कहानी की तरह ऐसा लग रहेगा कोई स्टोरी आप सुन रहे हैं, तो बहुत अच्छे से ये सारी चीजें आपको याद हो जाएंगी। बस समझ के एक बार पढ़िएगा। अगला पॉइंट है, काव्य भाषा के संदर्भ वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं थी। काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की कितनी मान्यताएं थी, तो वो 3 थी। काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। क्या कहते हैं कि काव्य में ग्रामीणों की दैनिक बोलचाल की भाषा का प्रयोग होना चाहिए। दूसरा पॉइंट है, गद्य और काव्य की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए, चाहे गद्य हो चाहे जो भी हो, कहते हैं गद्य हो या काव्य हो, इन दोनों की भाषा में कोई तात्विक भेद नहीं होना चाहिए। प्राचीन कवियों का भावोद्बोध जितना सहज था, उनकी भाषा उतनी ही सरल थी। भाषा की कृत्रिमता और आडंबर बाद के कवियों की देन है। ये कौन कह रहा है, ये काव्य भाषा के संदर्भ में वर्ड्सवर्थ की 3 मान्यताएं दी गई हैं। वर्ड्सवर्थ के अनुसार गद्य और काव्य में अंतर का कारण क्या है, तो जो गद्य और काव्य में अंतर का कारण है वो क्या है, वो छंद है। गद्य में छंद नहीं होता, लेकिन काव्य जब हम लिखते हैं उसमें छंदों का प्रयोग किया जाता है। तो ये जो है सबसे बड़ा अंतर है, और ये किसने बताया, ये वर्ड्सवर्थ ने बताया। अगर आप कभी ध्यान रखिएगा तो आप याद रख सकते हैं, जो छंद होता है, छंद में हम क्या करते हैं, वर्ड जो होते हैं उस पे मात्रा लगाते हैं ना, है ना। अब जैसे वा अक्षर लिखा तो इस पे कौन सी मात्रा लगेगी, एक मात्रा लगेगी, है कि नहीं। तो छंदों में हम वर्ड पे मात्रा लगाते हैं। इससे आप कनेक्ट कर सकते हैं कि गद्य और काव्य में जो अंतर का कारण है, किसने बताया था कि छंद है वो कारण, वो बताया था वर्ड्सवर्थ ने। आगे है, प्रत्येक महान कवि शिक्षक होता है। मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या कुछ नहीं। ये कथन किसका है, ये वर्ड्सवर्थ का है। ये कौन कहता है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं कि प्रत्येक कवि जो होता है, प्रत्येक महान कवि एक शिक्षक होता है। तो वो कहते हैं कि मैं चाहता हूँ कि या तो मैं शिक्षक समझा जाऊं या फिर कुछ नहीं। तो ये बात कौन कहता है, ये वर्ड्सवर्थ कहते हैं। तो इस तरीके से हमने जो है पाश्चात्य काव्यशास्त्र में जो है प्लेटो, अरस्तु, लोंजाइनस और वर्ड्सवर्थ के विषय में कुछ विशेष बातों पर अध्ययन कर लिया है, जो कि परीक्षा में पूछे जाते हैं। और इसके आगे की चीज़ों को कल हम देखेंगे। आज की क्लास को यहीं तक रखते हैं। तो अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है और आप इसी तरह की और भी वीडियोस पाना चाहते हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर कीजिएगा। और क्लास आपको कैसी लगी, इसका भी सुझाव जो है आप कमेंट के द्वारा हम तक ज़रूर पहुंचाइएगा। तो मिलते हैं कल फिर इसी टाइम पे, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।